क्या आप जानते हैं कि 2030 तक चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 45% तक नियंत्रित करने जा रहा है? या ये कि केवल पिछले 4 वर्षों में 24,000 से अधिक नए ट्रेड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन ग्लोबलाइजेशन की जगह ले रहा है और भारत एक महत्वपूर्ण चौराहे पे खड़ा है। मैं प्रतीक हूं और आज हम आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 का विश्लेषण करेंगे, जो ये ब्लूप्रिंट देता है कि भारत 8% ग्रोथ रेट और 2028 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की क्या योजना बना रहा है। चाहे आप निवेशक हों, एंटरप्रेन्योर हों या बस क्यूरियस हों, अगले 15 मिनट आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स देंगे जो विश्व की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी कहाँ जा रही है ये आपको बताएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप एक फंडामेंटल परिवर्तन से गुजर रहा है और ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से लेकर जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। आर्थिक सर्वेक्षण जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन या जीईएफ की परिभाषा देता है ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल, जो अक्सर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से प्रभावित होता है। सरल शब्दों में, देश अब मार्केट एफिशिएंसी या इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बजाय स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट पर आधारित निर्णय ले रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स अब $887 बिलियन के कॉमर्स को कवर करते हैं, जो पिछले साल के ही $337 बिलियन के फिगर से 2 गुने से ज्यादा है। 2020 और 2024 के बीच 24,000 से अधिक ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लागू किए गए हैं। तो ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये विखंडन आपके एक्सपेंडिचर्स, आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को डायरेक्टली प्रभावित करता है। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है और कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स, हायर कंप्लायंस कॉस्ट्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजीज को आपको रीथिंक करने की आवश्यकता है। भारत रूपी राष्ट्र के लिए इस नई वास्तविकता में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए फंडामेंटल रीअसेसमेंट करने की जरूरत है। इस वैश्विक आर्थिक रीसेट के केंद्र पर क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण इसे द एलिफेंट एंड द ड्रैगन इन द रूम कहता है। आमतौर पे ड्रैगन चीन को और एलिफेंट इंडिया को कहा जाता है। पर शुरू करते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर चीन के व्यापक प्रभुत्व से। सन 2000 में ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मात्र 6% हिस्सा चीन रखता था। 2030 में यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 45% से ज्यादा हिस्सा चीन रखेगा। ये अमेरिका और उसके एलाइज को मिलाकर जो फिगर बनेगा उससे भी ज्यादा है और ये अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्शन सेक्टर्स फैला हुआ है, जिससे कि चीन को आर्थिक प्रभुत्व मिलता है। चीन अपनी कंपनियों को एक साथ साझेदारी करने, मर्ज और कंसोलिडेट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। वो कीमतें बढ़ाने की कोशिश भी कर सकता है, मार्केट शेयर हासिल करने के लिए कोऑर्डिनेट कर सकता है। साथ ही चीन ऐसे और कदम उठा सकता है जिससे कि वो उन प्रोडक्ट्स जिसमें कि उसका पर्याप्त मार्केट पावर है, उन पर कुछ कंट्रीज का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दे। अपने सप्लायर और क्लाइंट नेटवर्क में डोमेस्टिक फर्मों को पसंद करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण इंसाइट भारत की अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। चीन एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज पर हावी है, जैसे कि सोलर, पॉलीसिलिकॉन से लेकर मॉड्यूल तक 80% हिस्सा है उनका, और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली सबसे ज्यादा कैपेसिटी है उनके पास। भारत के पास पॉलीसिलिकॉन इनगॉट और वेफर्स जैसे मेजर कंपोनेंट्स के लिए बहुत सीमित उत्पादन क्षमता है। हालांकि भारत की मोनोक्रिस्टलाइन इनगॉट की क्षमता 2025 तक 5 गुना बढ़ने वाली है, पर फिर भी ये डोमेस्टिक डिमांड को ही पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके सर्वेक्षण एक बहुत ही दिलचस्प बात करता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भारत के लिए इकोनॉमिकली सेंस तो बनाता है, क्योंकि हम अधिकांश ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास अक्षय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पर साथ ही ईवी प्रोडक्शन को लेकर इंपोर्ट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, विशेष रूप से उन देशों से जिनके साथ भारत का लगातार ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। सर्वेक्षण जोर देकर कहता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल का स्वदेशीकरण आवश्यक है। वो ये भी सुझाव देता है कि भारत के विशाल आकार और लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक अधिक कुशल विकल्प होगा बनिस्बत प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तीसरी और शायद सबसे एक्शनेबल इंसाइट, भारत के मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए रेगुलेशंस में कमी या डीरेगुलेशन, और इस पर सर्वे बहुत ज्यादा जोर देता है। ये एक्चुअली सर्वे की थीम भी है। सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि भारत को जिस तेजी से आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है, वो तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे सुधारों को लाएं जो एसएमईज को कॉस्ट इफेक्टिवली कॉम्पीट करना और एफिशिएंटली ऑपरेट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्या ओएनडीसी और हाल ही में
घोषित किए गए टैक्सीज के कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म्स, ये इसी पॉलिसी के कुछ सजेशंस हैं। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी लिखते हैं कि बिजनेसेस और परिवारों के लिए उनका समय और मानसिक बैंडविड्थ उनको वापस देना ये सबसे एफिशिएंट पॉलिसी होगी जो केंद्र और राज्य सरकारें कर सकती हैं। सर्वेक्षण में साइटेशंस के अनुसार भारत में व्यवसायों को 70,000 से अधिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ता है। हर 5 में से 2 वायोलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि संभावित जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को विशेष रूप से एमएसएमईज फेस करते हैं, जिन्हें डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई कंप्लायंस कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण डीरेगुलेशन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह देखता है और इसे प्याज के छिलके उतारने से कंपेयर करता है। अवसरों के बावजूद सर्वेक्षण इस नई वैश्विक वास्तविकता में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में स्पष्ट है। सबसे पहले चीन की दुविधा। सर्वेक्षण 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। 1, क्या चीन की सप्लाई चेन में जुड़े बिना भारत को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ना संभव है? दूसरा, चीन से गुड्स इंपोर्ट करने और कैपिटल इंपोर्ट करने के बीच सही संतुलन क्या है? चीन के साथ भारत का बड़ा बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट है, जो भारत के लिए संभावित सप्लाई डिसरप्शंस की वल्नरेबिलिटी पैदा करता है। जबकि चुनिंदा इंपोर्ट्स को कम करके अगर हम चीन से इन्वेस्टमेंट्स बढ़वाएं तो उससे भारत में तकनीकी अनुभव बढ़ सकता है, पर इसमें भी कुछ स्ट्रेटेजिक रिस्क्स हैं। फिर आता है क्लाइमेट संबंधी ट्रेड मेजर्स, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स के नए रूप में उभर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन भारतीय एक्सपोर्टर्स को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, जो इन नए स्टैंडर्ड्स को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, हमारी घरेलू चुनौती, रेगुलेटरी ओवरबर्डन। सर्वेक्षण नोट करता है कि भारत में फर्म अक्सर छोटी रहती हैं ताकि रेगुलेटरी रेडार के नीचे रहें और नियमों और लेबर लॉज और सेफ्टी लॉज से बच सकें। इस प्रवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं और सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लेबर वेलफेयर पर, जबकि इन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इन रेगुलेशंस को ओरिजिनली बनाया गया था। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि आप एग्जाम्पल के रूप में स्टील को देखें। भारत की खपत का लगभग 6% ही आयात होता है, फिर भी एनओसी जारी करने में देरी, जीआईएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी, बीआईएस द्वारा विदेशी सप्लायर्स के रजिस्ट्रेशंस में देरी, इन सभी की वजह से बिना बाधाओं के इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। एक उन्होंने केस ऐसा बताया कि एनओसी जारी करने में देरी के कारण एक कंपनी को पोर्ट पर डेमरेज के रूप में कंसाइनमेंट का लगभग आधा मूल्य देना पड़ा। तो अध्याय 5 के व्यावहारिक निहितार्थ क्या हैं? सबसे पहले, भारत को सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर्वे स्टेट्स के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस की व्याख्या करता है, जो उनको रेगुलेशंस की समीक्षा करने में काम आएंगे। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 के तहत डीरेगुलेशन के एरियाज को आइडेंटिफाई करना और एक वायबल मिडिल स्टैंड या एसएमई सेक्टर क्रिएट करना। दूसरा, बेस्ट प्रैक्टिसेस की पहचान करने के लिए दूसरे राज्यों और देशों के साथ रेगुलेशंस को कंपेयर करना। और तीसरा, हर एक एंटरप्राइज पर लगने वाले हर एक रेगुलेशन की कॉस्ट का अनुमान लगाना चाहिए और सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नीति निर्माताओं के लिए आप कृपया गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट वाले मॉडल से हटकर इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी वाले मॉडल पर शिफ्ट करें। पीस मील परिवर्तन के बजाय सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लैंड एंड लेबर रेगुलेशंस को सरल बनाएं, जो एमएसएमईज पर बहुत बोझ डालती हैं। रेन्यूएबल और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में डोमेस्टिक कैपेसिटी का विकास करें। व्यवसायों के लिए आप रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें। अधिक विखंडित सप्लाई चेन के साथ बदलते वैश्विक परिदृश्य के लिए तैयार रहें। डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज में निवेश करें और बाहरी निर्भरताओं को कम करें। डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की स्थिति बनाएं। निवेशकों के लिए रेगुलेशन में कमी से लाभान्वित होने वाले सेक्टर्स पर नजर रखें। घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी स्थिति में जो कंपनियां हैं उन पर ध्यान रखें। बेहतर व्यावसायिक वातावरण के इंडिकेटर्स के रूप में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पर निगरानी रखें और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर का मूल्यांकन करते समय जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन के रिस्क से अवगत रहें।
तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच में सर्वेक्षण भारत की स्थिति का एक स्पष्ट मूल्यांकन करता है। एक ऐसी दुनिया जो जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन और चीन के मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस से परिभाषित की जा रही है, वहां भारत को डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स को मजबूत करके अपना रास्ता खुद बनाना होगा। सर्वेक्षण डीरेगुलेशन को भारत की ग्रोथ को तेज करने का सबसे स्ट्रॉन्ग लीवर मानता है। बिजनेसेस और स्पेशली एमएसएमईज पर रेगुलेटरी बर्डन को कम करना भारत की प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कर सकता है, इनोवेशन इंक्रीज कर सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट नौकरियां युवाओं के लिए बढ़ा सकता है। डीरेगुलेशन, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन और डोमेस्टिक कैपेसिटीज में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कलीग्स, दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं। हम लोग इस चैनल पर इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के की लेवर्स का आपको अंदाज़ा लगे।